हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है षट क्रियाकाल। ये जो टॉपिक आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, थर्ड ईयर में भी आता है, अब फिर फाइनल में भी है। लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट है और फाइनल ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुट ऑन हुआ है और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। 5 मार्क्स में या तो आपसे कोई एक अवस्था पूछी जा सकती है या फिर इसको जो है चिकित्सा से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका, इसीलिए थोड़ा और ध्यान से सुनोगे तो एक बार में ही आपका रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम टॉपिक को। षट क्रियाकाल। षट क्रियाकाल में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया और काल। तो क्रिया से आयुर्वेद में या षट क्रिया काल में क्रिया से क्या समझा गया है या क्या क्रिया को बताया गया है। क्रिया का मतलब है चिकित्सा और काल का मतलब है उचित समय। तो क्रिया काल से आप क्या समझोगे? जो चिकित्सा का उचित समय है, या फिर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्रिया काल से आप क्या समझ सकते हो कि समय रहते जिसकी चिकित्सा कर दी जाए। आपके सामने कोई रोगी है, आपको रोग दिखाई भी दे रहा है उसका, ठीक है, आपको रोग दिखाई दे रहा है और आप उसी टाइम उसकी चिकित्सा करो, इंतज़ार ना करो कि जब बढ़ेगा तब देखेंगे, तो उसको आप क्रियाकाल समझ सकते हो। यानी कि समय रहते आपने जो चिकित्सा की वो क्या है? क्रियाकाल। सामान्य शब्दों में क्या है? चिकित्सा का जो उचित समय है, यानी कि जब रोग होगा तभी तो आप चिकित्सा करोगे, ना तो उससे पहले करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम हो गया, 2 साल पुराना हो गया और फिर करनी। तो चिकित्सा का जो उचित समय है, जिस समय पे चिकित्सा की जाए, वह क्या है? क्रियाकाल। दोष विषम होकर जिस क्रम में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? क्रियाकाल कहते हैं। यानी कि जब भी वात पित्त कफ तीनों में से कोई अपनी विषम अवस्था में जाएगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, फिर उनसे जो रोग उत्पन्न होगा, तो उस रोग उत्पन्न होने का जो प्रोसेस है, जो क्रम है, वही क्या है? क्रियाकाल है। क्रियाकाल की इम्पोर्टेंस क्या है? तो क्रियाकाल के ज्ञान से कुपित दोषों की प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा करके उन्हें शीघ्र ही शांत कर सकते हैं। सही बात है। षट क्रियाकाल में आप 6 अवस्था पढ़ोगे, संचय, प्रकोप, प्रसार, ऐसे करके 6 अवस्थाएं आएंगी। तो अगर आपने रोग को उसकी संचय अवस्था में ही पहचान लिया या प्रकोप में पहचान लिया, तो जितनी जल्दी आप उनकी इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट करोगे, उतना ही वो रोग क्या होगा? जल्दी ठीक हो पाएगा। नहीं तो अगर वो व्यक्तावस्था या भेदावस्था तक पहुंच गया रोग, तो क्या है? वो व्याप्य भी हो सकता है, कृतसाध्य भी हो सकता है या फिर असाध्य भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जितना प्रारंभिक अवस्था में, जितना इनिशियल स्टेज में आपको रोग का ज्ञान होगा, वही उतना ही आपको क्या होगा? चिकित्सा में करने में उसकी हेल्प मिलेगी। क्रियाकाल रोग वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं एवं रोग उत्पत्ति के क्रम को बता सकता है, क्योंकि अलग अलग अवस्थाएं, संचय अवस्था में कोई रोग अपना अलग इफेक्ट दिखाएगा, प्रकोप में अलग दिखाएगा, और कौन सी स्टेज में जाके वो उत्पन्न होगा, तो वो सारा जो सीक्वेंस है आपको किससे पता चलेगा? क्रियाकाल से। क्लियर है? फिर बात करते हैं हम क्रियाकाल की अवस्था। तो सभी जानते हैं क्रियाकाल की 6 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी संचय अवस्था की। संचय अवस्था का मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझाती हूँ। संचय अवस्था का मतलब है कि जहाँ जिस दोष का स्थान है, जैसे वात का स्थान पक्वाशय है, ठीक है, कफ का स्थान उरोपरदेश है, तो जहाँ जिस दोष का स्थान है उसी जगह वो दोष बढ़ रहा है। जैसे ये ग्लास है आपके पास, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, बस थोड़ी सी जगह बाकी है और उसमें ये और भर जाए, ये क्या है? संचय। समझ रहे हो? यानी कि जिस जगह जो अपना स्थान है, उसी जगह उनकी और क्या हो रही है? उसी स्थान पर वो और इकट्ठे हो रहे हैं। वो कौन सी अवस्था होती है? संचय अवस्था। तो चयो वृद्ध स्वधाम्यन्येव का मतलब क्या है? कि वात पित्त कफ अपने अपने स्थान पर वही उन दोषों का संचय हो रहा है, वो क्या है? संचय अवस्था। अब जब दोषों का संचय होगा तो आप कैसे पहचानोगे कि अगर वात का संचय हो रहा है? तो ये लक्षण आपको ध्यान रखने हैं।
ये AIPGT में पूछे जा सकते हैं। संचय का क्या है, प्रकोप का क्या है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो संचय होने पर कैसे पहचानोगे कि स्तब्ध कोष्ठता, कोष्ठ एकदम स्तब्ध हो गया है, कोष्ठ ऐसे लग रहा है भरा भरा, भारीपन सा फील हो रहा है, कोष्ठ पूर्णता या स्तब्ध कोष्ठता, अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वायु का शरीर के अंदर क्या हो रहा है, संचय हो रहा है, एक स्थान पर वो रुक रही है। पित्त का संचय से कैसे समझोगे, कीट अवभासता, यानी कि पीलापन सा फील हो रहा है बॉडी में। मंद उष्णता, अग्नि मंद हो गई है। अब मंद उष्णता से आपको डाउट हो सकता है कि पित्त है तो वो अग्नि को मंद कैसे कर सकता है, जबकि पित्त तो खुद अग्नि है। लेकिन आप जब पित्त के गुण पढ़ते हो तो पित्त में एक गुण होता है द्रव गुण, और द्रव गुण अग्नि को क्या करेगा, पित्त का द्रव गुण अग्नि को मंद करेगा। अगर पित्त जो है अपने द्रव गुण के में संचय हो रहा है तो अग्नि वहां पे क्या होगी, मंद हो जाएगी। वहीं अगर आप कफ का संचय देखते हो तो शरीर में गुरुता और आलस्य, तो इस तरीके से आप संचय को पहचान सकते हो। जब किसी दोष का संचय होगा तो शरीर में स्वाभाविक रूप से उस दोष को बढ़ाने वाले आहार विहार के प्रति अरुचि हो जाती है। आपने भी महसूस किया होगा, जब भी कई बार हमें हमारी कोई भी चीज़ फेवरेट होती है लेकिन किसी टाइम हमें उस चीज़ से ऐसे होता है कि नहीं हमें नहीं खाना, होता है ना, सबके साथ होता है। तो जब कोई भी दोष का अगर शरीर में, उस समय आप ये सोच के चलिए कि दोष का क्या हो रहा है, संचय हो रहा है, इसीलिए इस चीज को खाने का मन नहीं है। मान के चलो अगर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त का संचय हो रहा है, तो गर्म चीजें खाने का मन नहीं करेगा, ठंडी ठंडी चीजें खाने का मन करेगा, है ना। तो वही बात है, और उसके विपरीत गुण वाले आहार विहार के प्रति इच्छा पैदा हो जाती है। तो जिन दोषों का संचय हो रहा है उनके प्रति तो अरुचि हो जाएगी और उसके विपरीत वाले के लिए इच्छा जागृत हो जाएगी। संचय काल दोषों को पुनः साम्य अवस्था में लाने का प्रथम अवसर है। सच बात है, अगर आपको पता चल जाए, आप इन लक्षणों से पहचान चुके हो कि दोषों का संचय हो रहा है, तो आप उनको वापस अपनी बैक टू स्टेज में लेके आ सकते हो, वो संचय वाली स्टेज को खत्म कर सकते हो। कि वात का संचय हो रहा है तो वात के विपरीत चिकित्सा कर दो। समझ में आ रही है। तो ये पहली स्टेज है किसकी, ट्रीटमेंट की। आप यहाँ पे दोषों को उनकी साम्य अवस्था में ला सकते हो, आगे रोग को बढ़ने से बचा सकते हो। यदि इस अवस्था में दोष की शांति के उपाय किए जाएं तो दोष उत्तर अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने संचय अवस्था में ही कोई भी पर्टिकुलर दोष जो भी संचित हो रहा है उसको ठीक कर दिया तो दोष जो है वो प्रकोप अवस्था में नहीं जाएगा। क्लियर है बात। फिर हम बात करें कि जो संचय होता है वो दो तरीके का होता है। कैसे, एक तो स्वाभाविक यानी कि सबके अंदर होगा, एक अस्वाभाविक जो रोगी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अस्वाभाविक जो संचय है वो दो तरीके से होता है, प्रज्ञा अपराध जन्य और असात्मेंद्रिय संयोग जन्य। ठीक है, यहाँ पर दोषों का क्या हो रहा है, अस्वाभाविक तौर पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो सभी के शरीर में होगा, चाहे वो स्वस्थ है चाहे रोगी है, वो कैसे देखेंगे हम। एक तो होता है ऋतुजन्य संचय, जैसे सभी जानते हैं ग्रीष्म में वात का, वर्षा में पित्त का संचय होगा और हेमंत में कफ का संचय देखने को आपको मिलता है। वहीं आयु के आधार पर हम बात करें तो बाल्यावस्था में कफ का संचय, युवा में पित्त का और वृद्धावस्था में आपको वात का संचय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दो स्टेज होती हैं संचय को पहचानने की, एक आयु के आधार पर और एक ऋतु के आधार पर। फिर उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, वो है प्रकोप अवस्था, स्टेज ऑफ विटिएशन ऑफ दोषास, दोषों के प्रकोपित होने की अवस्था। कैसे दोष प्रकोपित होंगे, कैसे आप पहचानोगे उनको, तो वातादि दोषों का जो उन्मार्ग गमन होता है उसे प्रकोप कहते हैं। जैसे अभी हमने संचय अवस्था पढ़ी कि इसी ग्लास में पानी भरता जा रहा है, इसी में भर रहा है, बाहर नहीं फैल रहा, तो क्या है ये संचय। लेकिन वहीं जब ये इतना पानी आप इसके अंदर भर दो कि ये नीचे गिरने लगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रकोप अवस्था। यानी कि दोषों का अपने स्थान पर इतना संचय हो गया कि उनका स्थान तो पूरा भर गया, अब वो इधर उधर जाने लगे हैं, तो वो अवस्था होती है प्रकोप की। समझ में आ रहा है। केवल अभी जाना शुरू किया है, दूसरी जगह पहुंचे नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मामूली सा अंतर है प्रकोप में और प्रसर में।
केवल जाना शुरू किया है, उन्मार्ग गमन शुरू ही हुआ है, फैलना शुरू ही हुआ है, अभी पहुंचे नहीं है। तो प्रकोप में क्या होगा? कोपस्तु उन्मार्ग गमिता, यानी कि वातादि दोषों का जो उन्मार्ग गमन होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकोप अवस्था कहते हैं। कैसे? संचित दोष जब विलीन हो जाए या अन्यत्र गमोन्मुख हो जाए तो उसे प्रकोप कहते हैं। यानी कि अब वो इतना संचित हो चुका है कि उसे अब हार कर दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, तब आप उसको कौन सी अवस्था कहोगे? प्रकोप की अवस्था कहोगे। प्रकोप अवस्था में जो दोष अभी तक स्वस्थान में ही संचित थे वह फैलने और प्रकोपित होने लग गए। यानी कि संचय में क्या हो रहा था? उसी स्थान पर थे, अब बढ़ने लग गए और बढ़ने लग गए और बढ़ने लग गए, तो उनका क्या होगा? अब वो इधर उधर जाएंगे, फैलेंगे। वही पानी के ग्लास वाला एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? तो प्रकुपित दोष उन्मार्गामी हो जाते हैं तथा अपने अपने लक्षणों को प्रकट करने लगते हैं। अब कैसे? जैसे वायु थी, पहले इसी स्थान पर थी, तो वो बढ़ती गई, तो अब वो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, सब जगह जा रही है। तो जहाँ जहाँ जाएगी वैसे वैसे लक्षण दिखाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रकोप होगा या जिस दोष का प्रकोप होगा वैसे ही आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इस अवस्था में चिकित्सा अगर नहीं की तो दोष अगली स्टेज यानी कि प्रसर अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। वात के प्रकोप के लक्षण आप कैसे पहचानोगे? अब इधर उधर जा रही है यानी कि चल गुण होगा, तो गमन करेगी तो क्या होगा? शोध होगा कोष्ठ में, और वायु गमन कर रही है, संचार हो रहा है, ये भी लक्षण आपको प्रकोप की अवस्था में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यही वायु पित्त में क्या होगा? अम्लिका, बार बार ऐसे उसको उद्गार, जैसे बोलते हैं ना खट्टी डकार आएंगी, बार बार उसको उद्गार आएगी, अम्लिका उद्गार आएगी, खट्टापन सा फील होगा, प्यास ज्यादा लगेगी, परिदा बर्निंग होगी। कफ का प्रकोप होगा तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, और क्या है? जी मिचलाएगा, हृदय क्लेश, ऐसे उसको लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं इसके भेद प्रकोप के। तो प्रकोप के दो भेद होते हैं, एक तो चय पूर्व प्रकोप और एक अचय पूर्व प्रकोप। क्या मतलब है? यानी कि एक तो संचय के बाद प्रकोप होता है, एक बिना संचय के ही प्रकोप हो गया। वैसे तो अनुक्रिया काल की अवस्था हम पढ़ते हैं कि पहले संचय होगा फिर प्रकोप होगा, लेकिन कई बार क्या होता है? बिना संचय के भी प्रकोप हो जाता है। जैसे कि दोषों का संचय न होने पर भी उनका प्रकोप होता है। कैसे? यथाशक्ति से, मतलब जैसे इतने दिन से डेली रेस्ट कर रहे हैं, फिर अचानक कोई काम आ गया, बहुत ज़्यादा बाहर उठा लिया, या फिर कहीं परिक्रमा करने चले गए, बहुत ज़्यादा पैदल चल दिए, तो वहाँ पहले से उसके अंदर वात का संचय नहीं था, लेकिन उसका इस तरीके का काम करने से क्या हुआ? अचानक उसके अंदर वात का प्रकोप हो गया। तो यथाशक्ति से अधिक उसने काम कर लिया तो वात का प्रकोप हो गया, गुस्सा ज़्यादा कर लिया तो अचानक से पित्त का प्रकोप हो गया, और दिन में बहुत ज़्यादा सो रहा है, कफ का संचय नहीं था, फिर भी क्या हो गया? कफ का प्रकोप हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसकी चिकित्सा आपको क्या करानी है? संशमन चिकित्सा द्वारा प्रकोपित दोषों को शांत करना है, क्योंकि यहाँ पहले से दोष संचित नहीं थे, तो उनको आप जो है पंचकर्म या निर्हरण द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते, वहाँ फिर आपको संशमन चिकित्सा ही देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, ये जो अचय पूर्व प्रकोप है इसको हम पथ्य निमित्तज प्रकोप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पथ्य निमित्तज? पथ्य निमित्तज का मतलब है कि आप पथ्य आहार विहार कर रहे हो, फिर भी क्या हो गया? दोष का प्रकोप हो गया, इसीलिए इसको बोला है पथ्य निमित्तज। क्योंकि पथ्य आहार लेने पर भी अगर आपने ये काम किए तो भी दोष का प्रकोप यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। फिर आता है चय पूर्वक, यानी कि पहले क्या हुआ? संचय हुआ, फिर हो रहा है प्रकोप। तो ऋतु के आधार पर, जैसे वर्षा ऋतु में सभी जानते हैं वात का प्रकोप, शरद में पित्त का, और वसंत में कफ का प्रकोप होता है। और ये तो था स्वाभाविक, और एक था अस्वाभाविक, जिसमें क्या है? मिथ्या आहार विहार सेवन करते जा रहे हो तो पहले संचय हुआ फिर प्रकोप हुआ। क्लियर है? तो इसकी चिकित्सा में आपको क्या करना है? संशोधन चिकित्सा द्वारा दोषों को बाहर निकालना है। जैसे वात के लिए बस्ती करा दो, पित्त के लिए विरेचन करा दो, कफ के लिए वमन करा दो। तो ये थी प्रकोप की अवस्था। फिर आती है प्रसर अवस्था, जो कि है आपका तीसरा क्रियाकाल। प्रसर का मतलब है फैलना। प्रकोप में क्या था? अपने स्थान से उन्होंने चलना शुरू किया था, प्रसर में वो सभी जगह जाके फैल गए। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि किसी राजा को मान लो युद्ध लड़ना है, तो पहले वो सैनिकों को इकट्ठा करेगा, तो वो क्या हो गया? संचय हो गया।
ठीक है, फिर उनको आदेश देगा, उनको बढ़ाता जाएगा और बोलेगा और लेके आओ और लेके आओ। तो वहाँ पे वो अपने, जैसे उनको युद्ध लड़ने कहीं और जाना है तो अपने राज्य से चलना शुरू करेंगे, तो वो होगी प्रकोप की अवस्था। फिर वो दूसरे राज्य में जाकर के जब युद्ध करते हैं तो इधर उधर कोई इस कोने पे लड़ रहा है, कोई उस कोने पे है, तो वो क्या अवस्था होती है, प्रसर की अवस्था। समझ रहे हो? यानी कि पूरी तरीके से सब जगह फैल चुका है, तो वो अवस्था होती है प्रसर की। इस अवस्था में प्रकुपित दोष प्रसर कर संपूर्ण शरीर में क्या है, फैल चुके हैं। अपनी जगह से निकले थे, यात्रा करना शुरू किया, कोई कहीं हाथ में चला गया, कोई सिर में चला गया, कोई पैर में चला गया, सभी जगह फैल गए। यदि प्रकोप अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं की, जो कि दूसरी स्टेज थी, वहां उसकी चिकित्सा नहीं की, तो दोष एक स्थान से चल करके यत्र तत्र फैल जाते हैं। और ये कौन सी स्टेज कहलाएगी फिर, प्रसरा अवस्था। अब इसका एग्जाम्पल कैसे बोला है कि जिस प्रकार पिष्ठी व किण्व को मिलाकर फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो चावल ले लिया और किण्व को मिलाकर के रखने पर कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि फर्मेंटेशन होता है, तो जो, जैसे कि डोसा का जो वो बनाते हैं, हम बैटर बनाते हैं, तो वो क्या होगा, जो भी कंटेनर है उससे इधर उधर गिरने लग जाता है। तो उसी प्रकार प्रकुपित दोष अपने स्थान में कुछ काल तक रहने के पश्चात अपने स्थान से जब बाहर आने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रसर अवस्था कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन हमेशा याद रखना है, प्रसर के लिए जिम्मेदार हमेशा वायु ही होगी, क्योंकि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव। क्योंकि बिना वायु के पित्त और कफ अपनी जगह से हिल नहीं सकते, उनके हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने, उनके अंदर चल गुण नहीं है, केवल एक वायु ही है जो पित्त को उसकी जगह से खींच के लाएगी, कफ को उसकी जगह से खींच के लाएगी। तो वायु ही प्रसर कराएगी और किसी में दम नहीं है प्रसर कराने का। तो वात का जब शरीर में प्रसर होगा तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, सुना होगा आपने। पित्त का प्रसर होता है तो उष्णता, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, जलन होगी, ओस जोश होता है, और क्या होगा, ऐसे लगेगा कि गला जल रहा है, धुएं जैसी प्रतीति होती है। कफ का प्रसर होने पर अरुचि होगी, अविपाक खाना जो भी खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, भारीपन रहेगा, और क्या है, सर्दी भी हो सकती है। तो ये जो हमने पढ़े हैं संशय, प्रकोप, प्रसर, इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट आपको लक्षण याद रखने हैं। एआईपीजीटी में ये पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? फिर बात आती है इसके भेद, तो याद रखना है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है केवल कि प्रसर के कितने भेद होते हैं। तो प्रसर कितने प्रकार का होता है, 15 प्रकार का होता है। और ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि वात, पित्त, कफ, रक्त, फिर वात, पित्त, इस तरीके से याद करने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार नजर कर लीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि ये 15 प्रकार का होता है। यह चिकित्सा का तीसरा अवसर है। आपको तीसरी बार मौका दिया है कि आप यहाँ पर रोग को ठीक कर सको। अगर आप यहाँ भी ठीक नहीं कर पाए तो रोग क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आगे की स्टेज में पहुँच जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा आप ये देखिए कि प्रकोप और प्रसर में अंतर क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में आपने किसी बर्तन में घी रख दिया तो वो जम जाता है, फिर आप उसको गैस पे रख के पिघलाते हो, तो जमे घी को जब आपने उबाला और फिर वो पिघला, तो क्या था, वो प्रकोप। लेकिन वही घी जो है, इतना आपने जलाया उसको, इतनी अग्नि दी कि वो बर्तन से बाहर निकलने लग गया, तो वो क्या है, प्रसर। समझ में आ रहा है कि उसी जगह बढ़ रहा है, प्रकोप हो गया। पहले संचय हुआ, फिर उसी जगह और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, वो प्रकोप हो गया। फिर इतना बड़ा कि फैलने लग गया, तो वो हो गया प्रसर। क्लियर है? फिर आती है चौथी स्टेज, जो कि है चतुर्थ क्रियाकाल। अब यहाँ से आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, जो कि स्तन संचय अवस्था होती है। क्या होता है इसके अंदर कि प्रसर अवस्था को प्राप्त हुए दोष की चिकित्सा अगर आपने नहीं की, तो वो फैलते हुए स्रोतस में विगुणता। अब जहाँ देखो प्रसर में हो क्या रहा है, कि दोष इधर उधर फैल रहे हैं। अब फैल रहे हैं लेकिन कहीं जाके रुकेंगे भी तो, ऐसे थोड़ी है कि चलते ही रहेंगे। एक बार ट्रेवल करना शुरू किया तो चलते ही रहे, ऐसा थोड़ी होता है। कोई ट्रेवलिंग के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकता है ना, कोई एक उसका एक डेस्टिनेशन होता है, कहीं तो रुकेगा। तो वही होता है स्थान संचय में, कि प्रसर में जो जिन्होंने चलना शुरू किया वो कहीं जाके रुकेंगे। अब रुकेंगे, दूसरी की जगह वो मेहमान की तरह आया है, दूसरे के स्थान पर वो मेहमान की तरह आया है, तो वो उसको डिस्टर्ब तो करेगा। तो डिस्टर्ब करेगा यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, और गड़बड़ ही क्या है, स्थान संचय है। जैसे कि
प्रसर अवस्था को प्राप्त हुए दोष की अगर आपने चिकित्सा नहीं की तो दोष फैलते हुए स्रोतस में विगुणता पैदा करेंगे और शरीर के किसी स्थान या अवयव में रुक जाएंगे। तो रुकेंगे, जैसे मान लो आपके घर में खुद 8-10 मेंबर हैं, फिर 8-10 और आपके कोई जो है गेस्ट आ जाए, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खाने खाने में होगी, बैठने में दिक्कत होगी, सोने में दिक्कत होगी। तो वही चीज़ होगी यहाँ पे, क्या होगा, जो भी जिस भी स्रोतस के पास जाके दोष रुका उसको वो खराब करना शुरू कर देगा। तो वो जो खराब करना उसने शुरू किया या जहाँ जाके वो रुका, और रुकेगा कहाँ, जहाँ उसको खाली जगह मिलेगी। ठीक है, आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा वहीं तो सोएगा जहाँ उसको खाली जगह मिलेगी, कहीं भी जाके थोड़ी सो जाएगा। तो जो खाली जगह है जहाँ पे जाके वो रुका, वो क्या स्टेज हुई, ख वैगुण्य। ख का मतलब खाली स्पेस। ठीक है, तो ख वैगुण्य कौन से स्टेज में उत्पन्न होता है, चौथी स्टेज में उत्पन्न होगा। तो वहाँ एक या एक से अधिक धातु एवं मलों को दूषित करके, अब वात हो चाहे पित्त हो चाहे कफ हो, जहाँ भी जाके रुका, मान लो रस व स्रोतस में या अस्थि व में, जिस भी स्रोतस में जाके वो रुकेगा उनको क्या करेगा, दूषित करेगा और उनके साथ मिलकर के उस स्थान के रोग उत्पन्न करेगा। जैसे कि वात है, वो अस्थियों में चला गया तो संधिवात कर देगा। समझ में आ रहा है। तो कोई भी दोष है वो जिस स्रोतस के स्थान में रुकेगा वैसा ही वो रोग उत्पन्न करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार के दोष दूष्य के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, दोष दूष्य समोचना। क्लियर है। तो ये क्या हुई आपकी दोष दूष्य समोचना। तो यही जिस दोष ने, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो, जिस धातु या मल को दूषित किया वो क्या है, दूष्य। और इन दोनों का, दोष और दूष्य का आपस में जो संयोग हुआ उसी संयोग को आप क्या कहोगे, दोष दूष्य समोचना। तो आज के बाद आपको क्लियर होना चाहिए दोष दूष्य समोचना हम किसे कहते हैं, दोष का धातु या मल के साथ जो संयोग होता है उसी को हम दोष दूष्य समोचना कहते हैं। क्लियर। इस अवस्था में भविष्य में होने वाली व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो भविष्य में होने वाली व्याधि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, वो पूर्व रूप। तो भावी व्याधि बोधक मेव लिंगम पूर्व रूप, वो कौन सी स्टेज में उत्पन्न होते हैं, स्थान संशय की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। पूरी तरीके से लक्षण नहीं आते हैं, केवल जो दोष दूष्य समोचना हो रही है उसके आधार पर यहाँ पे पूर्व रूप आना शुरू हो जाते हैं। आप आइडिया लगा सकते हो कि इन फ्यूचर ये रोग होने वाला है। दोषों का स्थान संशय जिस स्थान विशेष पर होगा उस स्थान के अकॉर्डिंग लक्षण होंगे। जैसे अगर मान लो दोष जो है वो बस्ती में जाके स्थान संशय हुआ तो अस्मरी हो सकती है, मूत्राघात हो सकता है, प्रमेय हो सकता है। उदर में जाके संचित हुआ है तो गुल्म हो सकता है, जलोदर हो सकता है, अग्निमांद्य हो सकती है, विसूचिका हो सकता है। तो जिस स्थान पर दोष संचित हो रहे हैं उस स्थान के अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसे दोष दूष्य मिलेंगे उस अकॉर्डिंग रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जब दोष दूष्य का संश्रय होता है, वह जहाँ संश्रय हुआ वो स्थान संश्रय कहलाएगा। दोष दूष्य समोचना वहीं होगी। इम्पोर्टेंट बात, दोष दूष्य समोचना मैंने अभी बोला कि गेस्ट कहाँ सोएगा बैठेगा, जहाँ उसको खाली जगह मिलेगी। ऐसे थोड़ी है कि सोफा है, सोफे पे 4 लोग बैठे हैं, जगह ही नहीं है, वहाँ उनकी गोद में आके थोड़ी बैठेगा, नहीं। जहाँ खाली जगह मिलेगी, खाली सीट मिलेगी, वहीं आके बैठेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा कि दोष दूष्य समोचना उसी जगह होगी जहाँ ख वैगुण्य होगा। ख वैगुण्य की उत्पत्ति निदान के विशिष्ट अंश के कारण होती है। ध्यान कीजिए, मैंने आपको विकल्प संप्राप्ति में अंशांश कल्पना पढ़ाई थी ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपने कोई स्पेसिफिक निदान का सेवन किया जिससे उस स्पेसिफिक जो रोग है, दोष है, उसका प्रकोप हुआ, वो संचित हुआ, उसके विशिष्ट अंश के कारण वहाँ पर ख वैगुण्य उत्पन्न होगा। दोष वहाँ जाके रुकेगा, दूषित को दूषित करेगा और स्थान संशय या दोष दूष्य समोचना वहाँ पर होगी। क्लियर है। तो ख वैगुण्य के कारण ही दोष स्रोतस में रुक करके स्रोतो दृष्टि उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ऐसा उन्होंने, दोष कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं रक्त में जाऊं कि मैं रस में जाऊं, कोई ना कोई उनके पास कारण होगा ना, रसवय को दूषित करने का या अस्थिव्य को दूषित करने का या शुक्रवय को दूषित करने का। कोई तो आपने ऐसा निदान सेवन किया होगा जो वो उसी स्रोतस के पास गए। ऐसा उनके अंदर कोई मेमोरी थोड़ी है, वात के अंदर ऐसी कोई मेमोरी थोड़ी है कि मैं रक्त के पास जाऊं या किसके पास। आप निदान सेवन करोगे, उस आधार पर वो उस स्रोतस के पास जाकर के स्रोतस दृष्टि करेंगे।
क्लियर है। फिर अतः स्थान संशय की प्रथम स्थिति में तो क्या होगा, खवैगुण्य, और द्वितीय स्थिति में स्रोतोदृष्टि होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, पहले स्रोतोदृष्टि नहीं होती है, पहले तो दोष अपने लिए रुकने की जगह ढूंढेगा, और जगह ढूंढना ही क्या है, खवैगुण्य। जब उसने जगह ढूंढ ली तो वो उनको डिस्टर्ब करना शुरू करेगा, और वो डिस्टर्बेंस ही क्या है, स्रोतोदृष्टि। तो आपको क्लियर होना चाहिए, पहली स्टेज में स्थान संस्कृति में खवैगुण्य होगा, दूसरी में स्रोतोदृष्टि होगी। दोष दूषित समूचना से ही स्थान अनुरूप व्याधि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि जहाँ रुकेगा वैसा रोग होगा। अतः संशय अवस्था भावी व्याधि की पूर्वावस्था है। तो जैसे जैसे जहाँ जाके रुका वैसे ही उसके पूर्व रूप आना शुरू हो जाएंगे। स्थान संशय अवस्था चिकित्सा करने का चौथा अवसर है, और इसे आप क्या कहते हो, चतुर्थ क्रियाकाल, यानी कि प्रोड्रोमल फेज ऑफ डिजीज और स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ डिजीज कह सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद आती है व्यक्तावस्था। व्यक्तावस्था पांचवा क्रियाकाल। इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से लक्षण आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो निदान पंचक की जो रूप स्टेज होती है, लक्षण वाली स्टेज होती है, वो पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाएगी। तो व्याधि का स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाना ही क्या है, व्यक्तावस्था। व्याधि का प्रव्यक्त रूप ही क्या है, यानी कि पूरी तरीके से सिम्टम आ गए कि ज्वर है, अतिसार है, गुल्म है, रक्तपित्त है, कामला है, जो भी रोग आप बोलो, उसके पूरी तरीके से वहाँ सिम्टम आ चुके हैं। लक्षणों के प्रकट हो जाने से रोग के विशेष नाम से संबोधित आप उसको कर सकते हो, यानी कि जो स्थान संशय अवस्था थी वहाँ पूर्व रूप आ रहे थे, आप क्लियर आइडिया नहीं लगा सकते थे कि अश्मरी होगा, प्रमेय होगा, मूत्रपरक्ष होगा, लेकिन यहाँ आप क्लियरली उसको नाम दे सकते हो, उसे डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि संताप हुआ तो ज्वर कह दिया, गुद मार्ग से बहुत ज्यादा अति द्रव सरण हो रहा है तो अतिसार कह दिया, नेत्र और त्वचा में पीलापन है तो उसको आप कामला कह दोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिजीज का क्या हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, डिजीज का पूरी तरीके से सिम्टम आ गए, उसका एक नाम बन गया। फिर आती है भेदा अवस्था, जो कि है छठी अवस्था। इसमें क्या होगा, यह चिकित्सा का छठा काल है। यह रोगोत्पत्ति की वह अवस्था है जिसमें व्याधि अनुतीव्र, जीर्ण या असाध्य हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि इस स्टेज में आपको ये पता चलेगा कि रोग साध्य होगा, असाध्य होगा, कृत साध्य होगा, सुख साध्य होगा, यहाँ आप उसको पता लगाओगे। अगर रोग है इस स्टेज से और भी बढ़ गया, यहाँ भी आपने ट्रीट नहीं किया, तो वो भेदावस्था तक जाएगा और रोग असाध्य हो सकता है। जैसे कि इस प्रकार जब शोष, विद्रधि आदि व्रण रूप को प्राप्त हो जाते हैं, तब उस समय चिकित्सा का छठा काल होता है। यानी कि पहले केवल शोथ था, विद्रधि बनी, फिर उससे जाके उसमें व्रण बन गया, यानी कि उसका छठा काल आ गया है। रोग आगे बढ़ता ही जा रहा है, असाध्यता की ओर जा रहा है। जैसे व्यक्तावस्था में रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भेदावस्था में रोग के भेद उत्पन्न होते हैं। सुनना ध्यान से, जैसे व्यक्तावस्था में केवल आपको ये पता चल रहा है कि ज्वर है, लेकिन जैसे ही रोग भेदावस्था में गया तो आप ये कह सकते हो कि वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, या कफज ज्वर है, या सन्निपातज ज्वर है। समझ रहे हो, तो भेदावस्था में उसके भेद आ गए। जैसे व्यक्तावस्था में केवल रक्त पित्त आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन भेदावस्था में आप उसे बता दोगे ऊर्ध्व है, अधोग है, या फिर वातज है, पित्तज है, इस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके भेद आ जाते हैं, अर्थात किस दोष की प्रधानता है, कि रोग तो है लेकिन वात की वजह से कौन सा दोष मेनली बढ़ा हुआ है, किसकी प्रधानता है, वात की, पित्त की, या कफ की। तो वो आप कौन से स्टेज में बता सकते हो, भेदावस्था में। इसे हम क्रोनिसिटी या कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं। उनकी उपद्रव होंगे तो रोग असाध्यता की तरफ जाएगा, क्रॉनिक होता जाएगा, जीर्ण होता जाएगा। कौन सी स्टेज में होगा, भेदा अवस्था में। क्लियर है। फिर हम देखते हैं इसका चिकित्सा में महत्व। क्या महत्व है इसका, क्रियाकाल से आप इतना तो समझ गए कि ये है क्या, चिकित्सा का अवसर। यहाँ पे आप रोग को ट्रीट कर सकते हो। सुश्रुत ने षड क्रियाकाल के माध्यम से चिकित्सा का अवसर आपको बताया, पहले ही बोला कि ये प्रथम अवसर है, द्वितीय अवसर है। जिस प्रकार तरुण वृक्ष को अल्प श्रम से समूल नष्ट किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे कोई पौधा है एकदम छोटा है, आप उसे हाथ से उखाड़ के काट सकते हो, हटा सकते हो, डैमेज कर सकते हो। उसी प्रकार प्रथम क्रियाकाल में चिकित्सा करने से दोष विषमता जो हो रखी थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
दोष जो है सामने हो जाएंगे तो आगे रोग नहीं हो पाएगा। और यदि रोग उत्पन्न हो भी गया, मान लो प्रकोप प्रसर तक भी स्टेज पहुंच गई, तो भी क्या होगा, एकदम हीन बल रहेगा और रोग आराम से सुख साध्य होगा। लेकिन वहीं आप उसने उस पेड़ को बढ़ाते गए, इतना बढ़ा लिया कि उसकी जड़ें जमीन में बहुत फैल गई, तो उसको काटना मुश्किल हो जाएगा ना। सेम वही है कि आप ट्रीट नहीं करोगे, रोग बढ़ता गया तो उसको ट्रीट करना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्रियाकाल और चिकित्सा की। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चिकित्सा को आप, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लाइन में आपको चिकित्सा डिफाइन करनी, क्या बोलोगे? संप्राप्ति का विघटन, जो भी रोग की संप्राप्ति बनी उसका विघटन कर दो, उसका नाश कर दो, वही क्या है? चिकित्सा। रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया, जैसे जैसे रोग हुआ, जो भी सीक्वेंस था, जो भी प्रोसेस था, वो प्रोसेस आपने खत्म कर दिया, डैमेज कर दिया, वो क्या है? चिकित्सा। अतः चिकित्सा 3 प्रकार से की जाती है: दोष प्रत्यानीक, व्याधि प्रत्यानीक और दोष व्याधि प्रत्यानीक। मतलब जैसे कि जब दोष दूष्य समूर्छना के अनुसार ही, ये बात मैं पहले कर चुकी हूँ आपसे, मैंने आपको जब निदान पंचक पढ़ाया तभी भी वो बात की हुई है हमारी इस बारे में। जब दोष दूष्य समूर्छना के अनुसार ही कि वात दोष था, उसने पर्टिकुलर उस दूष्य को दूषित किया, उसी के अकॉर्डिंग अगर लक्षण की उत्पत्ति हुई है, अर्थात प्रकृति सम सम्मेत मूर्छना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? दोष। तो उसकी हमें चिकित्सा कैसे करनी है? दोष प्रत्यानीक। यानी कि वात दोष है तो आपको वात की ही चिकित्सा करनी है, समझ रहे हो? पित्त और कफ की नहीं करनी है, क्योंकि संप्राप्ति कैसी है? प्रकृति सम सम्मेत, जैसा होना चाहिए था रोग उसी अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन जब दोष दूसरे समूर्छना के अकॉर्डिंग लक्षण की उत्पत्ति नहीं हुई, यानी कि दोष कुछ था, दूसरे कुछ था, लक्षण आपके सामने कुछ और ही आया, जैसे कि वातुष प्रमेय वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, विकृति विषम संवेद, तब व्याधि के अनुसार व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि कब तो आपको दोष को ध्यान में रख के चिकित्सा करनी है और कब आपको रोग को ध्यान में रख के चिकित्सा करनी है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। निदान परिवर्जन या दोष का शोधन समन ही दोष प्रत्यानीक चिकित्सा है। यानी कि मान लो वात दोष बढ़ा हुआ है, तो आप वात को बढ़ने वाले कारणों का सेवन करना छोड़ दो, निदान परिवर्जन हो गया। वात के लिए बस्ती करा लो, शोधन चिकित्सा हो गई, ठीक है। या उसके लिए अभ्यंग स्नेहन करा लो, शमन चिकित्सा हो गई। या वातनाशक जो भी औषध आहार आप सेवन कर सकते हो उनका सेवन करो, तो वो क्या हो गई? एक तरीके की दोष प्रत्यानीक चिकित्सा। तथा किसी व्याधि के शमन के लिए कोई एक स्पेसिफिक औषध या चिकित्सा का प्रयोग किया जाए तो वो क्या है? व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा। तो यहाँ पे आपको दोष की चिकित्सा ना करके दूष्य की चिकित्सा करनी होती है व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा में। जैसे कि जो दोष है वातज प्रमेय में, वातज प्रमेय, तो वहाँ पे आपको किसकी? मेद वाली चिकित्सा भी करनी है, वात वाली भी चिकित्सा करनी है। तो वहाँ पे आपको मेद को भी नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, वात को भी नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, यानी कि व्याधि के अकॉर्डिंग आपको चिकित्सा करनी है। अब दोष की चिकित्सा करने से काम नहीं चल रहा है, व्याधि की, क्योंकि प्रमेय के अंदर दोष कफ रहता है, लेकिन वातज प्रमेय में आप कफ दोष की चिकित्सा करोगे तो क्या वातज प्रमेय ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो वो चिकित्सा क्या है? व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं दोष प्रत्यानीक चिकित्सा और व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा क्या है। तो दोष प्रत्यानीक चिकित्सा में क्या है? किसी रोग के संप्राप्ति काल की अवस्थाओं में दोष प्रत्यानीक चिकित्सा करने से संप्राप्ति विघटन हो जाता है। यानी कि दोष प्रत्यानीक का आपको सिंपल मतलब समझो कि दोष के अकॉर्डिंग चिकित्सा, ठीक है। तो संप्राप्ति चल रही है, निदान पूर्व रूप उस तरीके से, तो उस स्टेज में आपने दोष की चिकित्सा करी, संप्राप्ति का विघटन हुआ, रोग ठीक हो गया, वो क्या है? दोष प्रत्यानीक चिकित्सा। जैसे मान लो कफ बढ़ रहा है, वमन करा दो, पित्त बढ़ रहा है, विरेचन करा दो, वात बढ़ी है, बस्ती करा दो। तो इस तरीके से आपने उस दोष के अकॉर्डिंग ही चिकित्सा करी, उस दोष के अकॉर्डिंग ही शोधन शमन कराया, तो वो क्या है? दोष प्रत्यानीक चिकित्सा। नानात्मक विकारों में दोष प्रत्यानीक चिकित्सा ही करनी चाहिए। जैसे मान लो नानात्मक विकार है कि कोई नानात्मक विकार वात की वजह से हो रहा है, कोई पित्त की वजह से, या कोई कफ की वजह से। जैसे धमनी प्रत्यच है, वो कफ की वजह से हो रहा है, ठीक है। तम प्रवेश है, या कोई भी है, अतृप्ति है, तृप्ति, कोई भी है, वो एक स्पेसिफिक नानात्मक विकार, मतलब उस एक स्पेसिफिक दोष की वजह से होने वाला। तो उसमें भी आप क्या करोगे? उस दोष की ही चिकित्सा करोगे ना।
जैसे कोई भी जैसे पक्षाघात है, वो वात का नानात्मक है, तो आप वात की ही तो चिकित्सा करोगे, उसमें पित्त और कफ की थोड़ी करोगे। तो नानात्मक विकारों में भी दोष प्रत्यानिक चिकित्सा ही करनी चाहिए। दोषों को ही सभी रोगों का प्रारंभिक कारण मानकर दोष प्रत्यानिक चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रोग है वो बिना दोष के प्रकोप के या बिना दोष की विगुणता के नहीं हो सकता। इसीलिए प्रारंभिक स्टेज में आप ऐसा मान लो कि दोष ही दूषित है और दोष प्रत्यानिक चिकित्सा ही उसकी करो। दोषानुसार उनके समन के लिए औषध का प्रयोग करना ही क्या है, दोष प्रत्यानिक चिकित्सा। जैसे वात के लिए आपने वात की समन औषध दी, तो वो क्या है, दोष प्रत्यानिक चिकित्सा। समझ में आ रही। फिर आती है व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा। व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा में क्या है, किसी व्याधि की विशिष्ट चिकित्सा, कोई एक स्पेसिफिक चिकित्सा, जैसे अस्मरी की क्या है, अस्मरी में बोल दिया कि इसमें तो सर्जरी करनी पड़ेगी, शल्य कर्म करना पड़ेगा, तो वो जो सर्जरी है, शल्य कर्म है, वो वहाँ पे क्या है, व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा है। समझ में आ रहा है। जैसे दैव्यपाश्रय चिकित्सा व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा है। कुछ हर हर रोग में दैव्यपाश्रय नहीं करनी होती, हर दोष में दैव्यपाश्रय नहीं करनी होती। क्या किस में करनी होती है, कोई एक स्पेसिफिक, जैसे उन्माद में, अपस्मार, कोई एक स्पेसिफिक रोग होगा आपके पास, उसमें ही आपको दैव्यपाश्रय करनी है, तो वो क्या है, व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा है। ठीक है। जैसे कि प्राण व स्रोतस का कोई भी रोग हुआ तो उसमें आप कनकासव दे रहे हो। अब ये कनकासव है, आप अस्थि व स्रोतस में थोड़ी दोगे, यानी कि संधियों का कोई रोग हुआ वहाँ पे कनकासव थोड़ी दोगे। तो जो एक स्पेसिफिक डिजीज है उसमें आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वही क्या है, व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा है। जैसे काश में वासावले दे रहे हो, हृदय रोग में अर्जुनारिष्ट दे रहे हो, मूत्र कक्ष में गोक्षुर दे रहे हो, कृमि रोग में विड़ंग है, कुष्ठ में खदिर है। तो यानी कि पर्टिकुलर जिस रोग के लिए जो चिकित्सा शास्त्रों में बताई गई है, केवल वो उसी रोग में यूज हो, तो वही क्या है, व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा है। समझ में आ रहा है। क्योंकि अर्जुनारिष्ट जितना हृदय रोग में काम करेगा उतना किसी और में थोड़ी कर सकता है, क्योंकि वो हृदय रोग के लिए ही एक स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। शल्य चिकित्सा भी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि हर किसी रोग में आप सर्जरी थोड़ी करोगे, कोई स्पेसिफिक रोग होगा, मूड गर्भ है या अस्मरी है, उसी में तो करोगे। तो शल्य चिकित्सा भी व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा का ही उदाहरण है। ठीक है। लेकिन क्या है, शस्त्र कर्म के पूर्व और बाद में दोष प्रत्यानिक चिकित्सा ही की जाती है। फिर हम बात करें इनमें थोड़ा चिकित्सा विधान की, तो क्रियाकाल, जैसे संचय अवस्था में हेतु विपरीत चिकित्सा कर दो आप। ठीक है। प्रकोप में, प्रसर में, इन तीनों में कौन सी चिकित्सा चलती है, हेतु विपरीत। निदान के विपरीत चिकित्सा चलती है, दोष के विपरीत चिकित्सा चलती है, तो उसे हम दोष प्रत्यानिक चिकित्सा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि शुरू की 3 स्टेज में दोष प्रत्यानिक चिकित्सा, दोष दूष्य समूचना यानी कि स्थान संशय अवस्था जहाँ होती है वहाँ पे उभय प्रत्यानिक चिकित्सा आपको करनी होती है, व्याधि के अकॉर्डिंग भी और दोष के अकॉर्डिंग भी। ठीक है। फिर आती है व्यक्तावस्था और भेदावस्था। यहाँ पे केवल आपको स्पेसिफिक डिजीज की चिकित्सा करनी है, तो वो होती है व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है षट क्रियाकाल वो कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा और ध्यान से इसकी क्लास लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो पूछिएगा।